जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणियों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। आज जनवरी, जाड़ों का मौसम है, थोड़ी सी धूप में बैठे हैं और हमने कहा आपके साथ में कुछ बातें शेयर करें जो इस समाज में चल रहा है, वर्तमान स्थिति जो चल रही है उसके मध्य में हम आपसे कुछ बातें शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसी मध्य में लेकर के कुछ चीज़ें लेके आया हूँ आपके साथ में, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छी लगें तो बातों को अपने में उतारिएगा, समझिएगा, नहीं लगें तो आप हैं जो कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहा था हमारे भारतवर्ष की। कभी कभी मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, व्याख्यानों को सुनता रहता हूँ, पुरानी चीज़ों को देखता रहता हूँ, तो उसी के मध्य में मैं कुछ चीज़ें सुन रहा था। मुग़ल काल से लेकर के, हमारे सतयुग से लेकर के मुग़ल काल, फिर अभी वर्तमान कलयुग है हमारे यहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तन हुई, कौन सी नहीं हुई, और क्या चीज़ों में इक्वलिटी है। देखो, सतयुग में भी मैं मानता हूँ कि गरीबी थी, कलयुग में भी गरीबी है, द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी। त्रेता में केवट का प्रसंग आता है। उस समय राम के समय में भी गरीब हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, मगर शांति थी, संभाव था, सब में एक दूसरे के प्रति लगन थी, कटाक्ष तो वहाँ भी हुआ करते थे। द्वापर आया, द्वापर में भी गरीबी थी, ऐसा कि वहाँ गरीबी नहीं थी। किसान थे, ग्वाले थे, वो भी गरीब हुआ करते थे, ऐसा कि नहीं थे। मजदूर वहाँ भी थे, राजा थे तो राजाओं के मजदूर हुआ करते थे, वहाँ भी थी। और ऐसा नहीं कि वहाँ संघर्ष नहीं था और वहाँ पे चीज़ें नहीं। उस काल में भी युद्ध हुए हैं ना, उस काल में द्वापर में भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और जिनको हम आज आतंकवादी कहते हैं उस समय राक्षस प्रवृत्ति कही जाती थी, जिसके हम अंदर निगेटिविटी है उसको हम राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं ना, तो वो हुआ करती थी। आज के युग में निगेटिव प्रवृत्ति है, आज हम आतंकवाद कहते हैं। और तब जो राजा का मंत्री होता था, ये सिपाही पुलिस वाले होते थे, वो अपनी मनमानी करते थे, राजा को पता ही नहीं चलता था वो कब किसको किस उसमें जेल में डाल दें। वो बेचारे जेल में सड़े रहते थे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता था। जब राजा को संज्ञान होता था तो तब पता चलता था कि क्या है कहानी मेरे राज्य की। जो राज्य में भ्रमण करता था वो राजा बड़ा वो रहता था, तो उसके वहाँ राज्य भी अच्छा रहा। जो राजा भ्रमण नहीं करता था तो उसका राज्य ऐसे ही होता था, गरीब मरा जाता था। ऐसे ही इस कलयुग में भी, यहाँ भी जो उच्च पदस्थ हैं, जो राज कर रहे हैं, राज देश में, राज्य में, वह देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्य का राज्यपाल है और मुख्यमंत्री, इन दो के पास में ओहदे होते हैं सबसे बड़े, और इनको भ्रमण करना चाहिए अपने राज्य का, तब वो देश का और राज्य का राजा कहलाता है। जब तक वो गांव के अंतिम छोर तक भ्रमण ना करे, सेंटर से लेकर के राज्य की राजधानी, देश की राजधानी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों के लिए कह रहा हूँ, देश की राजधानी का राजा, देश का राजा, उसको राज्य के अंतिम छोर तक जाना चाहिए, और राज्य के राजा मुख्यमंत्री को अपने राज्य की राजधानी से लेकर के राज्य के अंतिम छोर तक चारों ओर जाना चाहिए। बाया हेलीकॉप्टर ना जाए, बाया रोड जाना चाहिए, गांव की भ्रमण करना चाहिए, तब उसको पता चलता है कि कहाँ गरीबी है, कहाँ विकास नहीं हुआ। अभी मैं पहाड़ की तरफ होके आया हूँ, पिंडारी गया था, तो जाते समय रास्ते कुछ ऐसे मिले, मुझे ऐसा लगा कि जब ये रोड कटी होगी उसके बाद से आज तक वहाँ डामरीकरण नहीं हुआ। भराड़ी श्यामा की तरफ को और इधर की तरफ को कट जाओ ना, और अपना हमारा पिंडारी का जो इतना प्रसिद्ध क्षेत्र है, वो जो रास्ता है वो पूरा ही अभी तक, मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा, क्योंकि देखो आपका परिक्षेत्र है, आपके रिश्तेदार कपकोट के हैं, बागेश्वर के हैं, भराड़ी के हैं,
और उस जगह के इंसान कैसे रह रहे हैं आपको पता होना चाहिए। क्या आप लोग कभी उस स्थिति में रह सकते हैं? कोई अगर बीमार हो गया तो वो बेचारा शहर तक नहीं पहुंच पाएगा, कोई फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गाँव में बड़े बड़े गांव के परिक्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है, वो पूरे परिक्षेत्र से बागेश्वर आएगा और बागेश्वर में वो फैसिलिटी नहीं है। और हम फिर सभी लोग कहते हैं, बड़े बड़े नेता जो बनते हैं सब आए पहाड़ से हैं, गांव से हैं, और गांव के बारे में किसी ने नहीं सोचा। सोचो जिस परिस्थिति में आपके माँ बाप वहाँ से निकले, आपके भाई भतीजे निकले और आप लोग स्वयं वहाँ से निकले, आप नीचे आ गए, तराई में आ गए, भाबर में आ गए, तो यहाँ फैसिलिटियाँ बहुत हैं। जब आपने विचार किया इस मार्ग पे आने का, तो आपने सोचा कि मैं कभी बन जाऊँगा तो मैं ऐसा करूँगा, तो आपको वो करना चाहिए। आप भाबर में अपने मकान बना लिया, अच्छी बात है, हर किसी को तरक्की करनी चाहिए, मगर आपको उन पहाड़ों पे जो आपकी जड़ है, भूमि है, जो आपके पितरों की देवों की भूमि है, उसको विकसित करना चाहिए। वहाँ की रोडें सही करें, वहाँ की पानी की व्यवस्था सही करें। जो वहाँ हो सकता है वो तराई में कभी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आज भी अगर आज भी हमारा जीवन जिंदा है तो उसी की वजह से। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि आप करोड़ों रुपया तो ऑफिस में बैठे बैठे आपकी तनख्वाहें होती हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए, और पॉल्यूशन के नाम पे आप जब किसी को परमिशन देते हो, किसी फैक्ट्री को या किसी को भी, उद्योग को भी, तो लाखों रुपये करोड़ों रुपए जमा करवा लेते हो, चालान काट कर। आए दिन चालान भी काटते हो और ऊपर से 2 नंबर का पैसा भी आप लेते हो अफसर लोगों से। मैं सीधे कह रहा हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो कभी आप अपनी संपत्ति की खोल के देखिए कि आपने कितनी संपत्तियाँ जोड़ रही हैं, मगर उसके एवज में आप अपनी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, आप ये सोचिए। जिस पॉल्यूशन के नाम पे आप करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं, क्या आपने उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कभी आपने उस ऑफिस से बाहर निकल के भी भ्रमण किया कि आज ये हमारा हिमालय जो इतना गले जा रहा है, इसके बारे में सोचा, रिसर्च करी? जो पहाड़ गंजे हुए जा रहे हैं, पेड़ ख़त्म हुए जा रहे हैं, कभी आपने वहाँ पेड़ लगवाने की कोशिश करी? सरकार कहती है हमने इतना पैसे इतने पेड़ लगाने के लिए रिलीज कर दिया, रिलीफ फंड में डाल दिया। अरे जाके देखो भी तो सही कि कहाँ तुमने पैसा दिया, तो वो पैसा धरातल पे लगा या नहीं। कुछ जंगलात वालों से पूछो कि कहाँ तुमने पौधे लगाए हैं, भ्रमण करो कि बीज उन्हें छिड़का या नहीं, पौधा हुआ या नहीं, ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है इसकी आप खुद ही। क्योंकि एसी कमरा आपको चाहिए, एसी गाड़ियाँ आपको चाहिए, एसी घर आपको चाहिए। आप तब डरते हैं जब आप एसी से बाहर निकलते हैं, तब आपको पता चलता है कि गर्मी कितनी है, ठंड कितनी है, जाड़ा कितना है। तो इस एसी से निकलिए, प्रकृति में कुछ दिन काटिए और जरा कुछ पेड़ पौधे लगाइए। और दूसरा, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कहूँगा, और जो कॉलोनियाँ आजकल कट रही हैं, खेत ख़त्म हुए जा रहे हैं, उनमें कॉलोनियाँ कट रही हैं। आप नक्शे में तो कह देते हो कि आप बिगर नक्शे पास के हम मकान नहीं बनने देंगे। आपने कभी नॉर्म्स लगाए कि इतने पेड़ इस कॉलोनी पे होने चाहिए, तब हम नक्शा पास करेंगे? कभी पलट के गए? आपने ऊपर से पैसे ले लिए, बात ख़त्म हो गई। जो खेत हैं कॉलोनी में डाइवर्ट हो गए। अब जो खेत से निकलने वाली ऊर्जाएं थी, उसमें जो पेड़ थे वो ठंडा करते थे, पानी जाता था, वो तो ख़त्म हो गया। अब कंक्रीट बन गया तो गर्मी पड़ेगी। 5 एकड़ में जो खेती होती थी, 5 एकड़ में कॉलोनी कट गई, तो 5 एकड़ में समझ रहे कितनी एसी लगेंगे, उनकी गर्मी कहाँ जाएगी, वार्म कहाँ होगा, प्रकृति कहाँ जाएगी, वो गर्मी का क्या हाल होगा? आपने कभी सोचा? तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि धरातल पे आप आइए और एक नॉर्म्स बनाइए। देखो, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को कुछ दे के जाना है,
सबसे पहले इस पृथ्वी को थोड़ा सा ठंडा, इसके जो प्रकृति चक्र है उसको बैलेंस कीजिए, उसको डिसबैलेंस मत कीजिए। जब कोई चीज़ आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी में अगर डिसबैलेंस हो गया तो आप जानते हैं ना क्या होता है। डॉक्टर को पैसे देते नहीं थकते, घर उजड़ जाता है, मगर फिर भी आप नहीं बच पाते। यही प्रकृति है। अगर प्रकृति में डिसबैलेंस बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा निश्चित है आना कि आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तब चाह के भी नहीं बचा पाएंगे। परमपिता परमेश्वर के आगे आप कितने ही हाथ जोड़ लें, कितनी घंटी बजा लें, कितने ही प्रार्थना कर लें, कितने ही हवन यज्ञ कर लें, नहीं बचा पाएंगे, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस डिस्ट्रॉय से बचने के लिए आज और अभी से सारे डिपार्टमेंटों से मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोग धरातल पर उतरिए, जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना पेड़ पौधों का लगाना शुरू कीजिए। क्योंकि आप सरकारी डिपार्टमेंट में आप जो कर सकते हैं वो आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी के लिए बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप डिपार्टमेंटली हैं। आपने जो कह दिया, जो कर दिया, तो लोगों को करना पड़ेगा। इसमें मैं सोच रहा हूँ, मैं एक NGO बनाने की सोच रहा हूँ इसी में, कि प्रकृति को बचाने के लिए। तो उसमें मैं कहूँगा कि हमसे जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ें निस्वार्थ भाव से, और कर्म वाले जुड़ना, क्योंकि मैं अब आगे हर महीने पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला हूँ। निस्वार्थ भाव से हम पेड़ पौधे लगवाएंगे, और ऐसे पेड़ पौधे लगवाएंगे जिससे प्रकृति बैलेंस हो। मैं वो पेड़ पौधे नहीं लगाऊंगा जिससे प्रकृति डिसबैलेंस हो, वो लगाऊंगा जिससे बैलेंस हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर सकें, ऑक्सीजन अधिक से अधिक दे सकें। तो मैं चाहता हूँ पहाड़ में जो पौधे पहले हुआ करते आज भी वो लगें। तराई परिक्षेत्र में जो पहले पौधे होते थे, पीपल के हैं, बड़ के हैं ना, पाखड़ के हैं, वो लगने चाहिए अधिक से अधिक। और उनकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है 300, 500 साल, 1000 साल। एक ही बार तो उसको पालना है ना, जब तक वो अपनी जड़ मजबूत ना कर ले। जड़ मजबूत कर ले तो उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत, वो प्रकृति स्वयं ही कर लेती है। ऐसी पहाड़ में है, देवदार है, बांज है, पुरांज है, सुरई है, ऐसे बहुत पौधे 10-15 वैरायटी हैं जो पानी के तल को ऊंचा करती हैं और ठंडक करती हैं, तो उन्हें बढ़ाना चाहिए। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, अगर हमें अपने जीवन को बचाना, अपने बच्चों के जीवन को बचाना, अपनी सृष्टि को बचाना है, तो अभी और इसी वक्त से अपने स्वार्थ को मारते हुए जनहित के स्वार्थ में हमें लगना पड़ेगा, और सबका कल्याण होगा। और हमें आज ही संकल्प लेना पड़ेगा, क्यों आगे उत्तरायणी आ रही। उत्तरायणी का अर्थ होता है सूर्य उत्तरायण होना, जहाँ से हम नए प्रकृति का, नई ऋतु का आगमन होता है, और हम सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, सूर्य की आराधना होती है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आने वाली उत्तरायणी और आने वाला समय आप लोगों को सद्बुद्धि दे, आप संकल्प लेके अच्छा काम करें, आगे बढ़ें, देश हित में, राज्य हित में, अपने हित में, अपने बच्चों के हित में कुछ काम करेंगे। मैं ये आपसे आकांक्षा रखता हूँ, और मेरा ये है मानना कि आप इसको करेंगे। अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी तो आप इसमें कर्म कीजिए, कार्य कीजिए। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ कृपा करे, भोलेनाथ कृपा करते हैं, माँ प्रकृति कृपा करे कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें, और हमारे पहाड़ में आने वाले समय भूतिया त्योहार मनाया जाता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जय माता की। शंभु आदेश।